हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ। तो वर्ड्सवर्थ को पॉपुलरली वो जाना जाता है वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। तो लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट के रूप में उनको जाना जाता है। और लेक डिस्ट्रिक्ट में 3 जो पॉपुलर पोएट्स का नाम लिया जाता है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। तो वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पे हुआ था? एट कोकरमाउथ। वाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो 1798 जो ईयर है, इसको बिगिनिंग माना जाता है रोमांटिक मूवमेंट की। तो ऐसा क्या हुआ था जब? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ईयर, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। तो 1798 में लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड हुआ था। दैट्स वाई दिस ईयर इज नोन एज द रोमांटिक मूवमेंट, बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4। रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन। तो रोमांटिक एज को जाना जाता है किस रूप में? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी इसको बोला जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स। तो वर्ड्सवर्थ ने अपने लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस को कब ऐड किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर। तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं हम। लिरिकल बैलेट्स ये वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का कंबाइन वर्क है, जिसमें टोटल 23 पोएम्स दी गई हैं। इसमें से 19 पोम्स हमारी वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी हैं और बाकी 4 जो पोम हैं ये कोलरिज जी ने लिखी हैं। ओके। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन था, टोटल 4 एडिशन आए थे इसका फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था। उसके बाद इसका सेकंड एडिशन, जिसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स बोलते हैं, वो 1800 में आया। इसके बाद अपेंडिक्स आया था इसका 1802 में, और इसका जो फाइनल वर्जन था वो था 1805 में। तो इतना हमें पॉइंट्स पता होना चाहिए लिरिकल बैलेट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर होम वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट। तो वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड के पोइट लॉरिएट के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो यहाँ बताना है आफ्टर होम, किसके बाद में उनको अपॉइंट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर इज ए, रॉबर्ट साउदी। तो रॉबर्ट साउदी की जो डेथ थी वो 1843 में हुई थी। तो 1843 में वर्ड्सवर्थ जी को पोइट लॉरिएट बना दिया गया था, और 1850 वर्ड्सवर्थ जी की डेथ तक ये कंटिन्यू पोइट लॉरिएट रहे थे। और 1850 में जब वर्ड्सवर्थ जी की डेथ हो गई थी तो टेनिसन को पोइट लॉरिएट बना दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके लिए। और वर्ड्सवर्थ ही ऐसे पोइट हैं जो पोइट लॉरिएट होते हुए भी उन्होंने कोई ऑफिशियल वर्ड्स नहीं लिखा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। तो किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था लॉस्ट लीडर बोल के? तो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग ने इनको क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ड्सवर्थ एडिड प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इन द ईयर। तो अभी ऊपर देख चुके हैं ये क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1800। 9 क्वेश्चन, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। हु इज द ईस्टर्न डॉटर? तो यहाँ पे ईस्टर्न डॉटर किसको कहा गया है? करेक्ट आंसर इज सी हेयर, ड्यूटी। तो उनकी एक पोम है ड्यूटी, उसकी ये लाइन है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, और ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ड्यूटी के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज।
माइकल्स की जो कॉटेज है, माइकल वर्ड्सवर्थ जी की एक पोम है और उसमें जो माइकल की कॉटेज है उसका हमें नाम बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर विल बी ए, इवनिंग स्टार। देन क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज, तो वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑटोबायोग्राफिकल पोम। तो ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई पोएट या कोई राइटर अपने ही जीवन के ऊपर कुछ भी वर्क लिखता है तो वो उसकी ऑटोबायोग्राफी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट, लंदन 1802। तो वर्ड्सवर्थ ने लंदन 1802 एक पोम लिखी है, तो बताना है किसके ऊपर उन्होंने ये पोम लिखी है। तो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, मिल्टन। और इसी का जो दूसरा टाइटल है वो क्या है? टू मिल्टन। और ये जो पोम है 1802 में उन्होंने लिखी है और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया था। देन whom does Wordsworth refer to in these lines? तो इन लाइंस में वर्ड्सवर्थ ने किसको रेफर किया है? Thy soul was like a star and dwelt apart। तो तुम्हारी जो सोल है वो क्या है? लाइक अ स्टार, बिल्कुल स्टार जैसी है। एंड ड्वेल्ट होता है रहना, और ड्वेल्ट अपार्ट और दूर रहती है। तो ये किसके बारे में वर्ड्सवर्थ जी ने बोला है यहाँ? मिल्टन के बारे में। और ये लंदन 1802 की ही एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोम रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज रिटन अंडर द टाइटल। तो उनकी जो पोम है रेसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो 1802 में उन्होंने लिखी थी उसका हमें टाइटल बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द लीच गैदरर। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच पोम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड। उनकी ऐसी कौन सी पोम है जिसमें बर्न्स और चैटरटन का उन्होंने जिक्र किया है? तो ये दोनों भी एक पोइट हैं जिसका उन्होंने अपनी पोम में जिक्र किया है। तो कौन सी पोम है ये? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। और इसका दूसरा टाइटल क्या है? लीच गैदरर। क्वेश्चन नंबर 16, द लाइन मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आर इज टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन आने का मतलब है वो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, टू मिल्टन और लंदन 1802। क्वेश्चन नंबर 17, हु ओपन्स There neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पोएट्री के बारे में किसने बोली है? तो अगेन द करेक्ट आंसर इज ए, वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 18, the complete title of the poem Tintern Abbey is lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of Wye during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tintern Abbey first time? तो देखिए इससे हमें कितने क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट टाइटल क्या है इस पोम का। तो ये इतना बड़ा इसका कंप्लीट टाइटल ही है। ये डेट को अच्छे से लर्न रखना है हमें। फिर इन्होंने पूछा है वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस, 1798 में उन्होंने रिविजिट किया था उसको। तो वो फर्स्ट टाइम टिंटन एबे में कब गए थे? तो इसका जो आंसर है हमारी पोम में ही है। 5 years बिफोर करके कुछ चैप्टर है, ये लाइन से स्टार्ट हुआ है ये। तो इसमें से अगर हम 5 years बिफोर ले लेंगे 1798 में से तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1793। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनक?
तो किसने वर्ड्सवर्थ को मोरल यूनक बोला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो अच्छे से इसको लर्न रखेंगे हम। देन 20 क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री? तो किसी भी राइटर के बारे में किसी दूसरे राइटर ने जो भी स्टेटमेंट दिए थे वो सारे क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट में काउंट करते हैं। 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टी.एस. इलियट। देन 21 क्वेश्चन, which sonnet of Gray Wordsworth examined in the preface to the lyrical ballads? तो जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स है 1802 वाला एडिशन है, ये उनका सेकंड एडिशन है। तो ये इसमें विच सोनेट ऑफ ग्रे, तो ग्रे की कौन सी सोनेट वर्ड्सवर्थ ने इसमें एग्जामिन की है ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। तो ये वाली जो सोनेट है इसके बारे इसको इन्होंने इसमें एग्जामिन किया है, किसमें? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में। देन 22 क्वेश्चन, the lyrical ballads were better appreciated in America than in England. The first edition published in America in year। तो लिरिकल बैलेड्स जो थी वो बहुत पॉपुलर हुई थी कहाँ पे? अमेरिका में। तो अमेरिका में भी इसको बहुत अप्रिसिएशन मिला था। तो इसका फर्स्ट एडिशन अमेरिका में कौन से ईयर में आया ये यहाँ पे पूछा गया है। तो 22 द करेक्ट आंसर विल बी डी, 1802। 23 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डेस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। तो हमें बताना है कौन से ईयर में ये दोनों वर्क आए थे उनके। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 29 जैन 1793। 24 क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वॉज द सोलिटरी रीपर इन विच लैंग्वेज वॉज द सोलिटरी गर्ल सिंगिंग। तो सोलिटरी रीपर उनकी जो पोम है उसमें जो सोलिटरी गर्ल के बारे में इन्होंने बात की है उसको बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज में उसने अपनी सिंगिंग की थी, मतलब कौन सी लैंग्वेज में उसने गाना गाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, एर्स और गैलिक। देन 25 क्वेश्चन, इन विच पोम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट। तो कौन सी पोम में उन्होंने ये सब बोला है? ये बोला है उन्होंने अपनी पोम द लोस्ट लीडर में। तो यहाँ पे देखिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ पकड़ सकते हैं, अगर इस तरह की लाइन आ जाए और इसमें बोलें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ देखिए जस्ट फॉर और जस्ट फॉर, तो जब एक ही वर्ड से किसी सेम वर्ड से कोई पोम की एवरी लाइन जो स्टार्ट होती है तो वहाँ क्या होता है? एनाफोरा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या है? एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। देन क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर्स इन। तो ये जो लाइन्स है ये कहाँ पे अपीयर हुई हैं? सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। तो कौन सी पोम से लाइन ली गई हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ए, शी dwelt among the untrodden ways। 27 question, which time Wordsworth refers to in these lines from prelude। तो prelude से लाइन ली गई है और इसमें बताना है कौन से टाइम को वर्ड्सवर्थ जी ने रेफर किया है यहाँ पे। यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रेंड्स स्टैंडिंग ऑन द टॉप friends standing on the top of golden hours and human nature seeming born again। तो कौन सी लाइंस को यहाँ पे दिखाया गया है? द करेक्ट आंसर विल बी ए, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन 28 क्वेश्चन,
विच पोम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब ये वाली लाइन कहाँ से ली गई हैं? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड। तो ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं डैफोडिल से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो डैफोडिल से ये लाइन ली गई है और ये जो दे है ये डैफोडिल्स के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। 29 क्वेश्चन, विच पोम these lines form a part of? Nature never did betray the heart of the nature never did betray the heart that loved her। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? तो 29 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, टिंटन एबी। देन 30 क्वेश्चन, question number 30, the following lines are taken from: to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, इमोर्टैलिटी ओड। 31 क्वेश्चन, to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears। तो ये 2 बार आ गया है क्वेश्चन, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए। नहीं, इस वाले क्वेश्चन को हु सेड इट, अच्छा यहाँ पे हु सेड इट पूछा गया है। तो वहाँ पे पूछा गया था कहाँ से ये वर्क लिया गया है और यहाँ पे हमें बताना है किसने ये लाइंस बोली हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जी की पोम्स से ली गई ये लाइन, तो ये वर्ड्सवर्थ जी ने बोला है। देन 32, question number 32, these lines are taken from the child is father of the man, I could wish my days to be bound each to each by natural piety। so 32 question, the correct answer will be B here, my heart leaps up। तो इस वाली पोम से ये लाइन्स ली गई हैं। 33 क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रो बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? 33, द करेक्ट आंसर इज सी, टू लूसी। तो लूसी से ये लाइन्स ली गई हैं। 34 क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, द सोल दैट राइजेज विद अस आवर लाइफ्स स्टार हैथ had elsewhere its setting। तो ये देखिए 2 पोम में ये कंटिन्यू सेम लाइन आई हैं, बिल्कुल देखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। तो हमें इसको कैसे लर्न रखना होता है? तो बिल्कुल एक जैसी भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मतलब इसमें ऐसे सिमिलैरिटी होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ऐसे लर्न रखना है। यहाँ पे फॉरगेटिंग आया हुआ है, तो फॉरगेटिंग आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमोर्टैलिटी ओड हो जाएगा। तो इसी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के जैसी मिलती जुलती लाइन है यहाँ पे, वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। तो यहाँ पे लिविंग सोल आया हुआ है, तो ये कौन सी पोम से ली गई है? टिंटन एबे। तो टिंटन एबे से ये लाइन ली गई है। तो टिंटन एबे कब पब्लिश हुआ था? 1798 में लिरिकल बैलेड्स में ये आया था। 36 क्वेश्चन, which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent this will never do। तो this will never do ये स्टेटमेंट कौन से वर्क के लिए बोला गया था उनके, उसको क्रिटिसाइज करते हुए? तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, द एक्सकर्सन। 37 क्वेश्चन, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। वर्ड्सवर्थ का जो कमेंसमेंट था पोएटिक करियर का वो
बताना है कब से कब तक था। तो 37 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज सी हेयर 1798 टू 1797 टू 1798। सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। 38 क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी? द करेक्ट आंसर इज डी, द मे क्वीन। तो माइकल भी उन्हीं ने लिखी है, डिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस भी उन्हीं की है, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग भी उन्हीं की है, लेकिन द मे क्वीन वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोम नहीं है। 39 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लर्न्ड दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम डैश। तो 39 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी, रॉबर्ट बर्न्स। Then 40 question is question number 40, the excursion 1814 marks the beginning of। तो जो उनका वर्क है एक्सकर्सन 1814 में जो लिखा गया था, जो पब्लिश हुआ था, तो वो बताना है कि उस वर्क से किस चीज़ की बिगिनिंग शुरू हुई। तो 40 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। तो वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक जीनियस था उसका डेक्लाइन, डेक्लाइन क्या बोलते हैं? पतन। तो धीरे धीरे यहाँ से उनका जो वर्क है उसका जो टाइम पीरियड है वर्ड्सवर्थ जी का, वो धीरे धीरे डेक्लाइन होता चला गया है, फॉल पे आने लगा है। देन 41 क्वेश्चन, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। तो एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, जितने भी ग्रेट पोएट होते हैं वो क्या होते हैं? टीचर होते हैं। तो ये लाइन किसने बोली थी? द करेक्ट आंसर इज डी, वर्ड्सवर्थ। 42 क्वेश्चन, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाय। तो ये जो सोनेट है ये किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, वर्ड्सवर्थ। 43 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन। वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड्स है वो कब पब्लिश हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, 1798। 44 क्वेश्चन, हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो ये लाइन जो कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है टू मिल्टन या लंदन 1802। और ये किसका वर्क है? ये वर्क है वर्ड्सवर्थ जी का। और किसके ऊपर उन्होंने लिखा है? उन्होंने मिल्टन के लिए ये लाइंस लिखी हैं। 45 क्वेश्चन, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो किसने और किसके बारे में ये लिखा है? वर्ड्सवर्थ जी ने मिल्टन के बारे में ये लाइंस लिखी हैं। देन 46 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ रोड द प्रेल्यूड इन। वर्ड्सवर्थ ने जो प्रेल्यूड लिखा है वो कितनी बुक्स में लिखा है? तो द करेक्ट आंसर विल बी हेयर, 14 बुक्स। तो ये जो ये प्रेल्यूड है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये 1805 में उन्होंने कंप्लीट किया था वर्क, और 1850 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। तो पब्लिश होने से पहले 1805 में कितनी बुक्स थी? टोटल 13 बुक्स थी, और जब इसको पब्लिश करवाया तो इसे 14 बुक्स में डिवाइड करके तब इसको पब्लिश करवाया गया था। ये जो वर्क पब्लिश हुआ था इसको प्रेल्यूड जो नाम दिया गया था ये उनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने नाम दिया था। और क्या नाम है, यस, ये जो टाइटल है, ये जो इन्होंने वर्क लिखा था किसको डेडिकेट किया था? उन्होंने कॉलेज को डेडिकेट किया था। तो ये सारे पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं। 47 क्वेश्चन, इन विच ईयर द प्रेल्यूड वाज पब्लिश्ड। प्रेल्यूड कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, 1850। देन 48 क्वेश्चन, टू होम इज वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोम द प्रेल्यूड एड्रेस्ड। तो इसमें किसको एड्रेस किया गया है? अभी पढ़ा था हमने। तो द करेक्ट आंसर इज बी, कोलरिज। 49 क्वेश्चन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम। तो किसने यहाँ पे वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम बोला है? द करेक्ट आंसर इज डी, कीट्स।
नाउ 50 क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। तो ये जो लाइंस है ये बतानी है हमें वर्ड्सवर्थ जी के कौन से वर्क से ली गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसमें इन्होंने जो मटेरियलिज्म है उसको इन्होंने कंडेम किया है, उसकी बहुत ज़्यादा निंदा की है कि किस तरह हम जो है दिखावटी दुनिया को रंगों में रंग जाते हैं और किस तरह हम नेचर का साथ छोड़ देते हैं, जो कि हमारा असली टीचर, असली मेंटोर और या फिर असली फ्रेंड है। 51 क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो डेस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर कौन है? द करेक्ट आंसर इज डी, वर्ड्सवर्थ। तो कितनी बार क्या होता है, हम बहुत टफ के चक्कर में पड़े रहते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे और ये ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउ 52 क्वेश्चन, हु हैज रिटन रुथ। तो रुथ जो पोम है ये किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी है। 53 क्वेश्चन, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर द टेबल्स टर्न्ड। तो टेबल टर्न से ये लाइन ली गई है जिसमें वो अपने फ्रेंड मैथ्यू को बता रहा है, जो कि बुक्स को पढ़ रहा है बैठा हुआ एक जगह पे, कि बुक्स को इन सबको छोड़ के और नेचर की गोद में आ जाओ और जितना तुम बुक से सीखते हो नेचर तुम्हें बहुत जल्दी करके वो सब कुछ सिखा देगी। तो उसमें से लाइन ली गई है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड कैन टीच यू मोर देन बुक। तो ऐसे ही कुछ करके ये लाइन है उसमें। फिफ्टी 4 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पीटर बेल। तो पीटर बेल किसने लिखा है इसमें? ऑफ कोर्स वर्ड्सवर्थ जी ने। तो यहाँ तो मैंने वर्ड्सवर्थ का ये पीडीएफ लिया हुआ है इसलिए हमें पता है वर्ड्सवर्थ जी ने लिखा है, लेकिन एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कितनी बार कि कौन सा वर्क किसका है, तो ये हमें अच्छे से लर्न रखना है। Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in the poem। तो कौन सी पोम में उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं? सोल होता है आत्मा, आत्मा के ट्रांसमिग्रेशन के ऊपर। तो 55 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। 56 क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ट्रैवल पोम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से कौन सी ट्रैवल पोम जो वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी है? द करेक्ट आंसर विल बी ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो अभी हमने देखा था 29 जैन 1793 में ये पोम्स पब्लिश हुई थी। 57 क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड। तो लिरिकल बैलेट्स अपीयर हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। उसमें 4 पोम कोलेरिज ने लिखी थी और 19 पोम्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और एक बात और हमें याद रखनी है, जो फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेट्स का आया था उसमें किसी भी पोइट का नाम नहीं था, ये अनोनिमसली उसमें पब्लिश करवाया गया था। ओके, ना तो उसमें कोलेरिज का नाम था और ना ही वर्ड्सवर्थ का। 58 क्वेश्चन, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। तो द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय। तो ये जो उनकी फिलोसफी है ये किसने रिजेक्ट किया था उसको? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, टी.एस. इलियट। 59 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड वाज कंप्लीटेड इन। वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड था वो कब कंप्लीट हुआ था? करेक्ट आंसर इज बी, 1805। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। और प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स कब उन्होंने ऐड किया था? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, 1800। 61 क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। तो वर्ड्सवर्थ की जो फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम थी उसका हमें टाइटल बताना है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। 62 क्वेश्चन, लूसी पोम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू। तो वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोम है उसे बताना है हमें। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम। तो 5 पोम्स का ये संग्रह है जिसको यहाँ पे लूसी पोम्स नाम दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे 62 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे
इस वीडियो के क्वेश्चन ये इजी लेवल के थे और इससे जो नेक्स्ट लेवल था वो धीरे धीरे टफ होता जाएगा। तो आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ अपने फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी से मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।